हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुलम द कंपटीशन क्लासेस के नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था पृथ्वी की गतियों के बारे में, और उसके लिए मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के बारे में समझाएंगे। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पर आधारित है। बात ये करेंगे ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है क्या और इसका अर्थ पर रोल क्या रहा। तो अर्थ के निर्माण में या उसके निर्माण प्रक्रिया के बाद जो महाद्वीपों और महासागर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो रही वो है प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, या इसे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कहते हैं। जानेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। पहले तो इसकी डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन में है क्या। तो इसकी डेफिनेशन के लिए अगर हम बात करें तो हम सीधे से ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्लेटों की गति का जो क्रम है वह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहलाता है। प्लेटों की गति का क्रम से मतलब ये प्लेटें हैं क्या, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जानना होगा कि ये प्लेटें हैं क्या। तो प्लेटों के लिए हम बात करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर 7 विशेष प्रकार की बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। बड़ी प्लेटों से मतलब अभी हम इनकी मोटाई की भी बात करेंगे। 7 बड़ी बड़ी प्लेटों के रूप में हम उनके नाम का थोड़ा सा वर्णन करना चाहेंगे। जैसे कि हम बात करें 7 बड़ी प्लेटों में कौन कौन सी प्लेट जो हैं हमारे अर्थ के अंदर हैं, तो इनका नाम जो है वो महाद्वीप और महासागरों के नाम के आधार पर वर्णित किया गया है। जानते हैं इनके नाम में क्या रखा गया है। बात करेंगे पहली प्लेट की, तो जो सबसे बड़ी प्लेट है उसका नाम हम पहले लेते हैं, और वो सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत या पैसिफिक प्लेट। दूसरी प्लेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारी जो दूसरी प्लेट है पृथ्वी पर, यह है उत्तरी अमेरिकन प्लेट। अगर हम तीसरी प्लेट देखें तो यह है दक्षिणी अमेरिकन प्लेट। अभी हम ये भी बात करेंगे कि हमारे अर्थ पर ये प्लेटें हैं कहाँ पर। ठीक है, हम बात करेंगे चौथी प्लेट की। तो चौथी प्लेट के रूप में अगर हम देखें तो हमारी प्लेट आएगी अफ्रीकन प्लेट। पांचवी प्लेट की अगर हम बात करें तो पांचवी जो प्लेट है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगर हम छठवीं प्लेट की बात करें तो ये हमारी है अंटार्कटिक प्लेट। अगर हम सातवीं और अंतिम प्लेट की बात करें तो ये है हमारी यूरेशियन प्लेट। पृथ्वी के अंदर ये 7 विशेष प्रकार की बड़ी प्लेटें हैं। बात करेंगे ये प्लेटें हैं कहाँ पर। तो अगर हम इन प्लेटों के बारे में इनका विस्तार देखें तो विस्तार के तौर पर हमें ये देखने के लिए मिलता है जैसे कि इनके नामों में वर्णन किया गया है। तो प्रशांत महासागर के नीचे जो फैली हुई प्लेट है उसे हम प्रशांत या पैसिफिक प्लेट कहते हैं, जो हमारी 7 प्लेटों में सबसे बड़ी प्लेट भी मानी जाती है। अगर हम बात करें उत्तरी अमेरिकन प्लेट की, तो हमारे वर्ल्ड के मैप में एक दिन हम आपको मैप का विस्तारण बताएंगे। मैप पूरा कंप्लीट करके वर्ल्ड का मैप हम आपके सामने बना करके उसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा महाद्वीप कहाँ है और किस महाद्वीप की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। आज हम केवल इतना जानते हैं कि उत्तरी अमेरिकन प्लेट जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नीचे पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के नीचे है। अफ्रीकन प्लेट अफ्रीका महाद्वीप के नीचे है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमारी प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो प्लेट है वो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो हमारी अंटार्कटिक प्लेट है ये हमारे सबसे निचले वाले महाद्वीप या अंटार्कटिक महाद्वीप के नीचे की प्लेट मानी जाती है। और यूरेशियन प्लेट जो है यूरोप और एशिया, 2 कॉन्टिनेंट्स हैं, यूरोप और एशिया, इन दोनों के नीचे जो स्थित प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे हम थोड़ा सा इन प्लेटों के बारे में। नाम तो हमने इनका जान लिया, लेकिन नाम के साथ साथ हम ये जानेंगे कि ये
इन चीज़ों को प्लेट किसने कहा, या ये प्लेट हैं तो हैं क्या। चलते हैं थोड़ा सा बात करेंगे कि सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया किसने। तो अगर हम इसका विस्तार देखें तो ज्योग्राफी में एक अच्छे ज्योग्राफर हुए हैं जिनका नाम आपने शायद सुना भी हो, टूजो विल्सन। तो सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक पे प्लेट शब्द का प्रयोग टूजो विल्सन महोदय ने किया। जो टूजो विल्सन महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले इन बड़ी बड़ी चट्टानों को एक नाम दिया जिसका नाम रखा इन्होंने प्लेट। बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो अगर हम बात करें कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग करने वाले जो जियोग्राफर थे, उन जियोग्राफर का नाम था मॉर्गन महोदय। अगर हम बात करें कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया, तो अगर हम इस थ्योरी की बात करें या इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या इस सिद्धांत का अध्ययन करके जो गणनाएं प्रस्तुत की या थ्योरी बनाई, वो बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का वर्णन करने वाले जो जियोग्राफर थे उनका नाम था हैरी हैंस। जो हैरी हैंस महोदय थे, उन्होंने ये पूरा सिद्धांत का वर्णन किया। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, टारगेट भी करते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। ठीक है, यूपीएससी के लिए तो बिल्कुल ये क्वेश्चन टारगेट क्वेश्चन माना जाता है, कई बार इनके क्वेश्चन भी बने हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी में भी ये क्वेश्चन टारगेट होने लगे हैं। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं कि प्लेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था टूजो विल्सन। प्लेट टेक्टोनिक शब्द का प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम था मॉर्गन। और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या थ्योरी देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था हैरी हैंस। बात करेंगे थोड़ा सा आगे चल करके, ये प्लेट है क्या। प्लेट है क्या, चलते हैं। इसे प्लेट क्यों कहा गया या जिसे प्लेट कहा गया वो था क्या, तो इसके लिए हम चलते हैं। तो सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन है कि भूगर्भ की स्थिति या भूगर्भ में स्थित चट्टानों को प्लेट कहते हैं। भूगर्भ में हमारे यूँ, भूगर्भ का मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में, भूगर्भ में स्थित जो चट्टानें हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, प्लेट से। और सिंपल एक चीज़ याद रखिए, इनकी जो न्यूनतम मोटाई है, मिनिमम जो इनकी मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक है। इनकी जो न्यूनतम मोटाई है वो 100 किलोमीटर तक है, अर्थात भूगर्भ में स्थित चट्टानों को हम प्लेट कहते हैं और इनकी न्यूनतम मोटाई जो है वो 100 किलोमीटर तक होती है। बात करेंगे आगे, यहीं पर हमें एक नया शब्द मिलता है, प्लेट किनारा। या इसे हम प्लेट ब्रिम भी कहते हैं। प्लेट किनारा ये है क्या, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, प्लेट किनारा, प्लेटों का जो किनारे का हिस्सा होता है उसे ही हम प्लेट किनारा कहेंगे। तो अगर हम इसको ज्योग्राफी की भाषा में देखें तो ज्योग्राफी की भाषा ये कहती है प्लेटों का सीमांत भाग। प्लेटों का जो सीमांत भाग होता है, अर्थात जहाँ पर प्लेट की सीमा समाप्त होती है, प्लेटों का जो सीमांत भाग है वो क्या कहलाता है, प्लेट किनारा। यही चीज़ हमारे पूरे प्लेट टेक्टोनिक में थोड़ा सा टारगेट ज़्यादा करती है, इसे हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना होगा। जैसे कि हम बात करें कि प्लेटों का सीमांत भाग प्लेट किनारा कहलाता है, और प्लेट किनारे जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें पहले प्लेट किनारे की, तो पहला जो प्लेट किनारा है उसे हम कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा।
या इसी को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट ब्रिम। क्लियर। अगर हम बात करें विनाशात्मक प्लेट किनारे की, तो विनाशात्मक प्लेट किनारे को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ये विनाशात्मक प्लेट किनारा है क्या? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है विनाशात्मक, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का विनाश अवश्य हो रहा होगा। तो हम बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे जिससे हम इसे आसानी से समझ सकें। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक हमारी प्लेट ये है पृथ्वी के अंदर और दूसरी हमारी प्लेट ये है पृथ्वी के अंदर। मान लेते हैं ये दो हमारी पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित प्लेटें हैं और दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति कर रही हैं, एक दूसरे के इन फ्रंट में है। अगर ये एक दूसरे के आमने सामने गति करेंगी तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये दोनों प्लेटें आपस में टकराकर एक एक्सीडेंटल जोन बनाएंगी। अर्थात हम देखते हैं, मान लेते हैं ये प्लेट यहाँ की तरफ बढ़ के यहाँ आ गई और ये प्लेट यहाँ की तरफ बढ़ के यहाँ आ गई, और एक समय ऐसा आया कि ये दोनों प्लेटें आपस में टकरा गईं। और जैसे ही ये दोनों प्लेटें टकराएंगी तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि स्वतंत्र अवस्था में तैरती हुई दो वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तो जिस वस्तु का वेट ज़्यादा होता है वो हमेशा सतह की ओर या तल की ओर जाती है, और जिसका वेट हल्का होता है वो हमेशा उसके ऊपर चढ़ जाती है या वो ऊपर की ओर गति करती है। सेम कंडीशन यहाँ पर होगी कि मान लेते हैं कि अगर इस प्लेट का वेट 10 kg है और इस प्लेट का वेट 5 kg है। ये हमने माना है इनकी मोटाई मिनिमम 100 किलोमीटर होती है, इनका 5 kg और 10 kg वेट नहीं हो सकता। लेकिन हमें एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ना है कि अगर ये प्लेट 10 kg की है और ये प्लेट 5 kg की है, तो अगर ये दोनों आपस में टकराती हैं तो 10 kg वाली प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट होगी या छेपित हो जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। और अगर ये 5 kg वाली जो हल्की प्लेट है ये भारी प्लेट के ऊपर चढ़कर ऊपर की ओर गति करने लगेगी। और जब ये कंडीशन इस तरह से होगी तो यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक चीज़ समझाना चाहेंगे कि जैसे ये चीज़ यहाँ पर ऐसे से होगी, मान लेते हैं हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति कर रही हैं। तो एक समय ऐसा आया कि ये प्लेटें टकराईं, मान लेते हैं ये वाली प्लेट भारी है और ये वाली प्लेट हल्की है। अगर ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट होगी और हल्की प्लेट इसके ऊपर चढ़ने लगेगी। और जैसे ही ये प्लेट इस तरह से इसके ऊपर चढ़ेगी तो इस समय ये आपस में रगड़ेंगी या नहीं। जैसे ये प्लेटें आपस में रगड़ेंगी उस समय इन प्लेटों के किनारे जो हैं वो आपस में टूट जाते हैं रगड़ने के बाद। जैसे ये प्लेटें एक दूसरे के ऊपर से होकर के गुजरती हैं तो उस समय इनके प्लेट के किनारों का विनाश हो जाता है या इन प्लेटों के किनारे टूट जाते हैं। और प्लेटों के किनारे टूटने के कारण ही यहाँ पर क्या होता है, इसे विनाशात्मक प्लेट किनारा के नाम से जाना जाता है। बात ये आती है कि इस घटना में पॉसिबल क्या है, क्या होता है ऐसा जिसके कारण हमें इसे पढ़ना पड़ता है। कोई ना कोई रिजल्ट्स तो आता होगा ना। बात करेंगे इसके रिजल्ट्स की, तो अगर बात करें ये भारी प्लेट नीचे की ओर छेपित हो गई, हल्की प्लेट इसके ऊपर चढ़कर जब ऊपर की ओर गति की तो इस प्लेट ने पृथ्वी की ऊपरी सतह को फाड़ दिया। मान लेते हैं ये पृथ्वी की ऊपरी सतह है, और जैसे ही इसने ये पृथ्वी की ऊपरी सतह को फाड़ा और फाड़ने के बाद ये बाहर निकल करके छेपित होकर के स्टैंड हो गई। और स्टैंड होने के बाद ऐसी घटना में कभी कभी बलित पर्वत या टेक्टोनिक माउंटेन्स का निर्माण होता है। क्योंकि हम प्लेट विवर्तनिकी पढ़ रहे हैं तो विवर्तनिकी पर्वत का निर्माण इसी घटना के कारण होता है, क्योंकि ये प्लेट पृथ्वी की ऊपरी सतह को फाड़कर बाहर निकल कर के जो है वो स्टैंड हो जाती है, जिसके कारण एक विवर्तनिकी पर्वत का निर्माण होता है जिसे हम टेक्टोनिक माउंटेन भी कहते हैं। माउंटेन टेक्टोनिक क्या होते हैं, इनको हम माउंटेन वाले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कौन कौन से माउंटेन टेक्टोनिक हैं, कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन हैं, कौन कौन से रेजिडुअल माउंटेन हैं, ये सारे माउंटेन जो हैं वो हम माउंटेन के टॉपिक में एक्सप्लेन होंगे।
अभी हम बात करेंगे केवल इसकी कि इस घटना से होता क्या है। तो सिंपल दैट कि यहाँ पर भारी प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट या क्षेपित होगी, हल्की प्लेट उसके ऊपर चढ़कर पृथ्वी की ऊपरी सतह को फाड़कर बाहर निकल जाती है, जिसके कारण विवर्तन की पर्वतों का निर्माण होता है। और इस घटना में प्लेटों के किनारे टूट जाते हैं या उनका विनाश हो जाता है, जिसके कारण इसे विनाशात्मक प्लेट किनारे के नाम से भी जाना जाता है। हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारा जो दूसरा प्लेट किनारा है, दूसरे प्लेट किनारे को हम कहते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, या इसी को हम फॉर्मेटिव प्लेट प्रिम भी कहते हैं। फॉर्मेटिव प्लेट प्रिम, रचनात्मक प्लेट किनारा, बात करेंगे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। रचनात्मक प्लेट किनारा है क्या? जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, शब्द से हमें पता चल रहा है रचना, यानी कि किसी नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम इसकी व्याख्या भी ऐसे ही होगी, इसकी डेफिनेशन भी हमें ऐसे ही देनी होगी। अगर हम रचनात्मक प्लेट किनारे की बात करें तो इसको भी हम एक फिगर ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे। मान लेते हैं दो प्लेट्स हैं हमारे पास, वो भारी भी हो सकती हैं, हल्की भी हो सकती हैं, या सेम वेटेड भी हो सकती हैं। ये दो प्लेटें हैं। अब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति ना करके एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं। ये मान लेते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने गति ना करके विपरीत दिशाओं में गति करती हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये प्लेटें एक दूसरे से पर्याप्त दूरियां बना लेंगी। मान लेते हैं ये वाली जो हमारी प्लेट है, ये दूरी गति करते हुए यहाँ आ गई, और ये वाली जो प्लेट है वो गति करते हुए यहाँ आ गई। अगर हम बात करें कि जब ये प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में गति करेंगी तो ये बीच का गैप बढ़ेगा ना। अगर ये बीच का गैप बढ़ेगा तो यहाँ पर एक विशेष दाब क्षेत्र उत्पन्न होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के वर्क होते हैं, हम लोग मकान भी बनवाते हैं, छतें भी डलवाते हैं। कभी गौर करके देखिएगा कि छत डालते समय हम उसके बीच का गैप या दीवारों के बीच का जो गैप है वो उतना ही रखते हैं जितने में छत हमारी रुक सके। ऐसा नहीं करते कि एक दीवार यहाँ खड़ी करके एक 200 मीटर दूर खड़ी करके बीच में छत डाल दी जाए और छत रुक जाए, नहीं रुकेगी, क्योंकि वहाँ पर एक विशेष दाब क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण छत टेढ़ी होकर के या उसके दाब क्षेत्र के कारण ये छत टूटकर नीचे गिर जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर होती है कि जैसे ये प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करती हैं तो गति करते समय क्या होता है, इनके बीच की दूरी जब बढ़ जाती है तो बीच की दूरी बढ़ने के बाद यहाँ पर इसके बीच के गैप में एक विशेष दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। एक विशेष दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है और जिस दाब क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण ये पृथ्वी की ऊपरी सतह टूट करके क्या होती है, पृथ्वी के अंदर धंस जाती है। और जैसे ये पृथ्वी की ऊपरी सतह टूटकर अंदर जाती है तो यहाँ पर गैप तो था नहीं, यहाँ पर लिक्विड है, लावा है, क्योंकि अगले टॉपिक में, आगे के टॉपिक में आपको एक टॉपिक मिलेगा ज्वालामुखी, वोल्केनो, वहाँ पर हम आपको ये मैग्मा और लावा की थ्योरी को एक्सप्लेन करके बताएंगे। यहाँ पर भरा हुआ जो मैग्मा और लावा है लिक्विड के रूप में, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर हम कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो कीचड़ हमेशा बाहर की ओर आता है। सेम यहाँ पर कि अगर ये पृथ्वी की ऊपरी सतह टूटकर पृथ्वी के अंदर धंसती है तो अंदर भरा हुआ मैग्मा और लावा निकलकर बाहर आएगा कि नहीं। जैसे ही ये पृथ्वी की ऊपरी सतह टूटकर अंदर की ओर जाएगी, अंदर का मैग्मा और लावा निकलकर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर जम जाएगा, क्योंकि कुछ मैटर जैसे ही अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद अंदर का भरा हुआ मैग्मा और लावा जो लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, वो निकल करके पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर जम जाता है। और जैसे ही ये पृथ्वी की ऊपरी सतह पर आकर जमता है वैसे ही एक नए क्रस्ट की रचना होती है। जैसे कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पढ़ा था, सबसे ऊपर का जो हिस्सा था उसे हमने क्या कहा था, क्रस्ट, और जो बीच का था वो मेंटल, और जो सबसे केंद्र के पास का हिस्सा था उसे हम क्रोड या कोर कहते थे। तो जैसे ही ये मैग्मा और लावा निकल करके पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमता है तो यहाँ पर एक नए क्रस्ट की रचना होती है, यानी कि एक
नया क्रस्ट फॉर्मेट होता है, नया क्रस्ट बनता है और इसीलिए जैसे ही इस नए क्रस्ट की रचना होती है जिसके कारण इसे हम रचनात्मक प्लेट किनारा भी कहते हैं। कभी कभी मैग्मा और लावा जो होता है इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में, इसमें सिलिका की मात्रा का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करता है कि अगर मैग्मा या लावा में सिलिका की मात्रा मोर देन 65%, अगर इसमें मैग्मा और लावा में सिलिका की मात्रा जो है वो 65% से अगर अधिक होगी, अगर अंदर के मैग्मा या लावा में सिलिका की मात्रा 65% से अगर ये मात्रा अधिक होगी तो ये मैग्मा और लावा कैसा होगा? गाढ़ा। और अगर यहीं पर सिलिका की मात्रा में या सिलिका की मात्रा मैग्मा या लावा में लेस देन 45% से अगर ये कम होगी तो ये लावा पतला होगा। बात करेंगे यहाँ पर, फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही बीच का गैप बढ़ता है, यहाँ का दाब क्षेत्र बढ़ने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह टूटकर जैसे ही पृथ्वी के अंदर जाती है तो अंदर का भरा हुआ मैग्मा और लावा निकलकर पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जम जाता है, अर्थात नए क्रस्ट की रचना होती है और नए क्रस्ट की रचना के कारण ही इसे रचनात्मक प्लेट किनारा या क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव प्लेट ब्रिम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर होता क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, इसके कारण पर्वतों का निर्माण भी हो जाता है, बड़े बड़े पर्वत भी बन जाते हैं जिन्हें हम ब्लॉक माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ज्वालामुखी की भी घटना घटित हो जाती है और ज्वालामुखी की घटना घटित होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी पर्वत या एक्यूमुलेटेड माउंटेन्स के भी निर्माण होते हैं। ये हमारा रचनात्मक प्लेट किनारा था। बात करेंगे हम तीसरे प्लेट किनारे की, तो हमारा जो तीसरा प्लेट किनारा है वो है संरक्षी प्लेट किनारा। जो हमारा संरक्षी प्लेट किनारा है इसे हम डिफेंसिव प्लेट ब्रिम भी कहते हैं। ये संरक्षी प्लेट किनारा है। देखते हैं ज़रा इसके एक्सप्लेनेशन में क्या है प्लेटों का शेड्यूल। अगर हम इसकी बात करें संरक्षी प्लेट किनारे की, तो यहाँ पर हम देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास ये दो प्लेटें हैं और ये दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने तो गति करती हैं। संरक्षी प्लेट किनारा या डिफेंसिव प्लेट ब्रिम में ये प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने तो गति करती हैं, लेकिन ये आपस में टकराती नहीं हैं। टकराती नहीं है तो फिर क्या होता है, ये क्या करती हैं, एक दूसरे के आमने सामने गति करते समय टकरा ना करके एक दूसरे को पास करते हुए ये प्लेटें गुजर जाती हैं। ये प्लेटें आपस में टकरा ना करके एक दूसरे को पास करते हुए गुजर जाती हैं, जिसके कारण ना तो इन प्लेटों के किनारों का विनाश होता है, यानी कि जब टकराएंगी नहीं तो इनके प्लेट के किनारों में जो है किसी भी प्रकार का विनाश भी नहीं होगा, कोई भी किनारा नहीं टूटेगा, और जब ये टकराएंगी नहीं तो एक दूसरे से दूर भी नहीं जाएंगी, तो पास पास आ रही हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के नए क्रस्ट की रचना भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि कभी कभी ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से रगड़ के गुजर जाती हैं, टच करते हुए। कभी कभी ये प्लेट्स जो हैं आपस में एक दूसरे से रगड़ के या टच करते हुए यहाँ से गुजर जाती हैं, जिसके कारण इन दोनों प्लेटों के आपसी रगड़ने के कारण, आपस में रगड़ने के कारण एक वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर कभी कभी भूकंप जैसी घटना का आभास हो जाता है। यहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे कि संरक्षी प्लेट किनारा क्या है। संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होता है कि दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने, ये वाली प्लेट यहाँ और ये वाली प्लेट यहाँ की तरफ गति तो करती है, लेकिन गति करते समय ये दोनों प्लेटें ना तो आपस में टकराती हैं, जिसके कारण ना तो इन प्लेटों के किनारों का विनाश होता है और ना ही इनसे सतह का टूटना होता है, जिसके कारण यहाँ पर नए क्रस्ट की रचना भी नहीं होती। कभी कभी ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को आपस में रगड़ते हुए गुजरती हैं, जिसके कारण कभी कभी वाइब्रेशन हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह पर भूकंप जैसी घटना का आभास कर लिया जाता है, अर्थात भूकंप जैसी घटना यहाँ पर घटित हो जाती है। ये हमारे 3 प्रकार के प्लेट किनारे थे। पहला किनारा विनाशात्मक था, जिसमें
हम डिस्ट्रक्टिव थे। दो प्लेटें आपस में टकराती थी, टकराने के बाद भारी प्लेट नीचे की ओर और हल्की प्लेट उसके ऊपर चढ़कर पृथ्वी की सतह को फाड़ देती थी, जहाँ पर विवर्तनिकी पर्वतों का निर्माण होता था। दूसरे में दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती थी, जिससे दाब बढ़ने के कारण पृथ्वी की सतह टूटकर क्या होती थी, अंदर की ओर धंस जाती थी और निकलने वाला जो लिक्विड या पदार्थ था वो सतह पर आकर के जम जाता था, जिसके कारण नए क्रस्ट की रचना होती थी। इसलिए रचनात्मक या फॉर्मेटिव प्लेट भी हम कहते थे। संरक्षी प्लेट किनारे में क्या होता था कि दोनों प्लेटें ना तो आपस में टकराती थी और ना ही एक दूसरे से दूर जाती थी, इसलिए ना तो इस समय प्लेट के किनारों का विनाश होता है और ना ही नए क्रस्ट की रचना होती है। बस कभी इनके आपसी घर्षण के कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर भूकंप जैसी घटनाओं को कभी कभी महसूस कर लिया जाता है। ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक था। प्लेट टेक्टोनिक में आपको बस इतनी चीज़ें क्लियर करके रखनी हैं। आगे प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। अगले टॉपिक में हम और आप इसके आगे के टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स ज्योग्राफी में अभी आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आगे टॉपिक आने वाले होंगे उनमें हम रॉक्स या चट्टान पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा अर्थक्वेक भी होगा, वॉल्केनो भी होगा। उसके बाद हम लेक्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। बस आपका स्नेह और प्यार मिलता रहेगा। हम आपको रेगुलर सीरीज़ वाइज कोई भी टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज समय पर उपलब्ध डेली लेक्चर में मिलती रहेंगी। बस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके अपलोड होने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन को प्राप्त करिए और हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। और यहाँ पर हमें आपके सुझाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने सुझाव भी प्रेषित कर सकते हैं, जिनके लिए हम आकांक्षी हैं और उसके आधार पर हम आपको वीडियो में सुधार करके आपके सामने ला करके देंगे। और आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।